हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी में, सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी नहीं, रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, इन तीनों का जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो आज हम लोग रांची यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर 17 के रूप में हिस्ट्री को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेजर 16 के रूप में राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी का वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पढ़ना क्या हम लोगों को। तो इसमें हम लोगों को टोटल यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 यूनिट पढ़ना है। और इन पाँचों यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बार एग्जाम में पढ़ के जा कर के देखिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। इसमें जो पहला प्रश्न है कि 1917 की जो रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का विस्तृत विवेचना करना है। 1917 में जब रूस का क्रांति हुआ तो उसका प्रमुख कारण का विस्तृत विवेचना करना है आपको। तो समझिए, जब 1917 का रूस का क्रांति का बात करेंगे, जिसे फरवरी और अक्टूबर क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रूस के इतिहास का एक निर्णायक घटना था ये। इस क्रांति ने जारशाही शासन को क्या कर दिया था, अंत करके बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। इस महान क्रांति के पीछे अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वैचारिक कारण भी कार्यरत थे। और वो क्या क्या कारण थे, इन सभी कारणों का विशेष रूप से हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जो पहला कारण है, पहला कारण क्या था इसका, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है, तो रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। पहला कारण, जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। ठीक, इन लोगों को राजनीतिक अधिकार दिया ही नहीं गया था। ड्यूमा की शक्तियों पर बहुत सीमित थी और जार मनमानी करता था। गुप्त पुलिस, ठीक है, इसके अलावा लोगों पर अत्याचार करती थी और असंतोष को क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था। ये राजनीतिक कारण था। आर्थिक कारण क्या था वहाँ पर, आर्थिक कारण था कि रूस एक कृषि प्रधान देश था। लगभग 85% जनता क्या थी, किसान थी। किसानों को उपज का बड़ा हिस्सा जमींदारों और सरकारों को टैक्स के रूप में क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। तो ये था आर्थिक कारण। तीसरा था भूमि का असमान वितरण, किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं था। अगला है औद्योगिक विकास बहुत धीमा था वहाँ पर, मजदूरों को कम वेतन और खराब कार्य स्थितियाँ मिलती थी वहाँ पर। और प्रथम विश्व युद्ध जब चला था 1914 से 1918 ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से क्या कर दिया था, वहाँ पर कमज़ोर कर दिया था। तो ये था आर्थिक कारण। सामाजिक कारण क्या था वहाँ पर देखेंगे तो रूसी समाज में वर्गों के बीच गहरी असमानता थी। ठीक है, कुलीन वर्ग जो थे, जिसमें अमीर, जमींदार और पूंजीपति लोग थे, ऐसे आराम की ज़िंदगी जीते थे और मजदूर वर्ग का जो शोषण होता था, अत्याचार और गरीबी का जीवन जी रहा था। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी वहाँ पर। महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। वैचारिक कारण क्या था वहाँ पर, तो रूस में समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रभाव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के समाजवाद और लेनिन बोल्शेविक विचारों ने युवाओं और मजदूरों को क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। जनता में यह विश्वास बढ़ रहा था कि केवल क्रांति ही उनका स्थिति को क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसके अलावा देखिए, जो तत्कालीन कारण था वहाँ पर, तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी 1914 ने देश की हालत क्या कर दी थी, बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी। युद्ध में भारी जान हानि हुई, सैनिकों को के पास भोजन, कपड़े और हथियारों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्यान्न की कमी ने जनता को में क्या कर दिया, असंतोष को बढ़ा दिया, जिस कारण वहाँ पर जो कह सकते हैं कि रूस की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया था। आगे देखेंगे, निष्कर्ष इसका लिखा है वही सारा चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग कि फरवरी 1917 में रूसी क्रांति की प्रकृति एवं उसके प्रमुख प्रभावों का वर्णन करना है कि जो रूस का क्रांति हुआ था उसका प्रकृति क्या था और उसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिला था। तो समझिए, यहाँ पर फरवरी 1917 में रूस की क्रांति हुई, जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार
23 फरवरी से 27 फरवरी तक 1917 तक हुई थी। रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है इसको। इस क्रांति ने जारशाही शासन का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था, और एक अस्थायी सरकार का क्या हुआ था, वहाँ पर स्थापना हुआ था। तो बात करेंगे कि फरवरी 1917 में रूस की क्रांति का प्रकृति क्या था। तो प्रकृति में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर स्वतः स्फूर्त एवं जन सहभागिता वाली क्रांति थी। मतलब यहाँ एक दल या नेता के नेतृत्व में नहीं हुआ, बल्कि जनता के स्वतः स्फूर्त आक्रोश का परिणाम था। मतलब जनता में आक्रोश था, यहाँ पर कोई नेता नहीं था आंदोलन करने के लिए। श्रमिक थे, सैनिक थे, महिलाएं थी, और बुद्धिजीवी ने क्या किया था, इस आंदोलन में भाग लिया था, क्रांति में भाग लिया था। इसके अलावा बुजुर्वा जनवादी क्रांति, यह एक मुख्यतः वर्ग बुजुर्वा के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें जारशाही अत्याचारों के विरुद्ध क्या किया था, संघर्ष किया था। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं स्थापित करना और समाजवादी क्रांति करना नहीं था। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे शांतिपूर्ण लेनिन उग्र रूप। ठीक, तो यह भी इसका प्रभाव देखने को, प्रकृति देखने को मिला था। जारशाही शासन का क्या हो गया था, अंत हो गया था, और द्वैध जो सत्ता का था उसका स्थापना हो गया था। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग कि इसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिला। तो प्रभाव यही हुआ कि जारशाही शासन पूरी तरह से क्या हो गया, अंत हो गया। अस्थायी सरकार का क्या हुआ, स्थापना हुआ। लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की क्या हुई, प्राप्ति हुई। राजनीतिक कैदियों की क्या हुआ, रिहाई किया गया, और सोवियतों की शक्ति में क्या हुआ, वृद्धि को देखने को मिला। इसके अलावा युद्ध जारी रहा। युद्ध जारी के अलावा भूमि समस्या का समाधान नहीं हो पाया वहाँ पर। अक्टूबर क्रांति का मार्ग जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, प्रशस्त हो गया वहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग निष्कर्ष का। इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है, वही चीज़ देख लीजिएगा एक बार आप। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बात किया कि अक्टूबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है उसके कारण का घटनाक्रम एवं परिणामों का विस्तार से आपको क्या करना है, चर्चा करना है। तो बात करेंगे कि अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति विश्व इतिहास का एक महान घटना माना जाता है। इस क्रांति के द्वारा लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने अस्थायी सरकार को क्या कर दिया था, उखाड़कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया था, और रूस में समाजवादी शासन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यह क्रांति 24-25 अक्टूबर से 6-7 नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति का घटनाक्रम देखेंगे हम लोग, दोनों लिखा गया है यहाँ पर। तो बोल्शेविक क्रांति का कारण क्या था, तो युद्ध में असंतोष था, अस्थायी सरकार की विफलताएं थी, रोटी, शांति और भूमि का मांग कर रहा था वहाँ पर। लेनिन का प्रभावी नेतृत्व था। इसके अलावा अक्टूबर क्रांति का घटनाक्रम का बात करेंगे तो इसमें 24 अक्टूबर और 6 नवंबर बोल्शेविक ने क्या किया था, पेट्रोग्राद में सैन्य क्रांतिकारी समिति का क्या कर लिया था, गठन कर लिया था। 24 अक्टूबर का रात का बात करेंगे तो बोल्शेविक ने सैन्य ठिकानों, डाकघरों, टेलीग्राफों, कार्यालयों और पुलों पर क्या कर लिया था, कब्जा करना शुरू कर दिया था। 25 अक्टूबर का सुबह का बात करेंगे तो विंटर पैलेस पर क्या किया, कब्जा करके अस्थायी सरकार ने क्या कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह ये सारा लिखा हुआ है। बोल्शेविक क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इस परिणाम को भी इसमें लिखा गया है, देख लीजिएगा एक बार। अब आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, रूसी का जो गृह युद्ध के कारण प्रमुख कारणों, इसके अलावा उसके घटनाक्रम एवं परिणामों का विस्तृत क्या करना है, आपको विवेचना करना है। जो रूस में गृह युद्ध हुआ था, तो रूस में जो गृह युद्ध हुआ था अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में क्या हुआ, सत्ता पर बोल्शेविक अधिकार स्थापित हो गया था। किंतु इसके विरोध में देश के विभिन्न भागों में स्वत सेना ने सशस्त्र क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इन विद्रोही शक्तियों तथा बोल्शेविकों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे ही हम लोग क्या नाम दे दिए, रूस गृह युद्ध के नाम से जाना गया। इसका कारण क्या था, कारण यहाँ पर लिखा गया है, और घटना का क्रम कब कब हुआ था, इस क्रम को भी इसमें क्या किया गया है कि रूस का जो गृह युद्ध था उसका प्रमुख कारण था, क्या था, प्रमुख कारण था बोल्शेविक का नीति, संविधान सभा का विघटन होना। इसके अलावा पुराने शासन के समर्थक, विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक कठिनाइयाँ थी, और राष्ट्रीयता का क्या था, विद्रोह था। इसका घटना कब कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में, फरवरी मार्च 1918 में, मई 1918 में, और 1918 से 1919 में इसका घटना हुआ था। इसका परिणाम क्या था, तो परिणाम क्या था, यहाँ पर परिणाम सारा लिखा गया है, निष्कर्ष एक बार पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां नंबर, सोवियत संघ यानी USSR की स्थापना
की परिस्थितियाँ एवं उसके महत्व का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ध्यान से देखिए, सोवियत संघ का जो स्थापना है 30 दिसंबर 1922 को हुआ था। यह दुनिया का पहला समाजवादी राज्य था जिसकी स्थापना रूसी क्रांति के बाद हुई थी। इसके निर्माण के पीछे अनेक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ जो थी वो क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। और वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी स्थापना का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं रूस क्रांति का परिणाम। ठीक है, तो रूस की क्रांति जब हुआ था तो उसमें उन्होंने समाजवादी व्यवस्था का क्या किया था, स्थापना किया था। दूसरा है गृह युद्ध की समाप्ति। गृह युद्ध का जब समाप्ति हुआ तब सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयताओं का क्या किया, प्रश्न उठने लगा वहाँ पर। इसके अलावा आर्थिक पुनर्निर्माण का क्या हुआ, आवश्यकता वहाँ पर पड़ने लगा। लेनिन की नीति का यहाँ पर भी जो स्वैच्छिक संघ के सिद्धांत पर एकजुट करना चाहते थे ताकि समाजवादी क्रांति को क्या कर सके, स्थायी बनाया जा सके। सोवियत संघ का स्थापना का बात करेंगे तो स्थापना हम लोग देख लिए कि 30 दिसंबर 1922 को हुआ था, यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, इसके अलावा और भी कई लोगों ने मिलकर के क्या किया था, इसका स्थापना किया था। सोवियत संघ का महत्व क्या है, तो सोवियत संघ का महत्व ये है कि यह दुनिया का पहला समाजवादी संघीय राज्य था। इसने मजदूर वर्ग के शासन और समाजवाद की स्थापना का मार्ग को क्या किया था, प्रशस्त किया था। राष्ट्रीयताओं को समान अधिकार देकर एकता और भ्रातृत्व की भावना को क्या किया था, बढ़ावा दिया था। इसने आगे चलकर विश्व राजनीति में महाशक्ति के रूप में उभरकर पूंजीवादी देशी को क्या कर दी थी, चुनौती भी दिया था। सोवियत संघ की स्थापना ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों और समाजवादी विचारधारा को विश्व भर में क्या किया था, प्रेरणा दिया था। तो ये था कुछ विशेषता, उसका महत्व था। लेनिन की नई आर्थिक नीति जो 1921 की प्रमुख विशेषताओं एवं उनके परिणामों का समीक्षा करना है। तो लेनिन का जो नीति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब रूस का गृह युद्ध हुआ था 1918 से 1921 और युद्ध साम्यवाद की नीति के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। उद्योग बंद हो गए थे, कृषि उत्पादन बहुत कम हो गया था वहाँ पर। तब देश में अकाल और असंतोष क्या हो गया था, फैल गया था। इन परिस्थितियों में लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य समाजवाद की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को पुनः स्थिर करना था, जिसमें बात किया कि 1921 की प्रमुख विशेषता क्या थी, किस पर ध्यान दिया गया था। तो कृषि क्षेत्र में क्या किया, परिवर्तन किया गया। निजी व्यापार को क्या कर दिया, अनुमति दे दिया गया। लघु एवं मध्यम उद्योग में को क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा विदेशी पूंजी को क्या कर दिया गया, सीमित उपयोग कर दिया गया। बैंक, बड़े उद्योग और बाह्य व्यापार पर क्या कर दिया गया, राज्य का नियंत्रण कर दिया गया। बाजार का सीमित का जो है वो पुनर्जीवन करवा दिया गया। और इसका परिणाम देखने को क्या मिला, परिणाम ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई, उद्योग और व्यापार में पुनर्जीवन हुआ, बाजार सक्रिय हो गया, राज्य की आय में क्या हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और ये दीर्घकालीन प्रभाव था, तुरंत बदलाव नहीं हुआ, इसमें थोड़ा क्या हुआ, टाइम लगा। तो ये बदलाव था लेनिन का। इसके बाद स्टालिन के उदय एवं कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता संघर्ष का विस्तृत वर्णन करना है, स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच। ठीक है, तो लेनिन का जब मृत्यु हुआ 21 जनवरी 1924 में हुआ, उसके बाद सोवियत संघ और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस संघर्ष में जोसेफ स्टालिन ने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदियों को क्या किया, पराजित कर सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और आगे चलकर ताना शासक क्या हो गया, वहाँ पर शासक बन गया वहाँ पर। अब स्टालिन का जो उदय है, इसका स्टालिन का वास्तविक नाम जोसेफ विस्यारियोनोविच जुगाश्विली था। वे पार्टी के महासचिव 1922 में बने थे, जिसके कारण उन्हें संगठन पर मजबूत पकड़ मिल गई। उन्होंने लेनिन की नीतियों पर क्या किया, प्रतिनिष्ठा दिखाई और स्वयं को लेनिन का सच्चा उत्तराधिकारी क्या करने लगा, बताने लगा। इसके अलावा इसका संघर्ष का बात करेंगे तो लेनिन की मृत्यु के बाद पार्टी ने नेतृत्व के लिए क्या किए, 4 प्रमुख नेता थे, स्टालिन, ट्रोट्स्की और जिनोविए, और नाम वहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा अजीब नाम है। इन नेताओं के विचार एवं नीतियाँ जो थी वो क्या थी, भिन्न भिन्न थी। इसके अलावा स्टालिन ने एक देश में समाजवाद को क्या किया गया था, स्थायी क्रांति के रूप में बताया। प्रमुख जो प्रतिद्वंदी था उनका पराजय किया गया वहाँ पर। स्टालिन की सत्ता क्या हो गई, वहाँ पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। इसके अलावा स्टालिन का पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य प्रमुख उपलब्धि एवं सीमाओं का विवेचना करने के लिए बोला गया था, जिसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया।
और ये पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 में लाया। औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ मुख्य फसल के रूप में यहाँ पर, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए इसको। सोवियत रूस में तीव्र औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और समाजवादी समाज के निर्माण के उद्देश्य के लिए स्टालिन ने 1928 से 1953 तक 5 पंचवर्षीय योजनाएं लागू किया था। इन योजनाओं ने सोवियत रूस को एक कृषि प्रधान देश से औद्योगिक महाशक्ति में बदलने का क्या किया था, प्रयास किया था। और वो पंचवर्षीय योजना कब कब लाया गया था यहाँ पर लिखा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो मुख्य उद्देश्य था इसका एक ही उद्देश्य था, वो क्या था, औद्योगिकरण की ओर आगे बढ़ना, तीव्र गति देना, ठीक है। कृषि का सामूहिकरण करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, इसके अलावा रोजगार के अवसर को बढ़ाना, जनता के जीवन स्तर को क्या करना था, इसको सुधारना था। इसकी प्रमुख जो उपलब्धियां थी यहाँ पर, प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, कृषि का सामूहिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगार में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विज्ञान का क्या करना था, विकास करना था। सीमाएं एवं कमियां भी थी इसकी, बहुत सारा कमी भी था इसका। कृषि की उपेक्षा किया गया, कृषि संकट और अकाल देखने को मिला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिला, गुणवत्ता की समस्या देखने को मिली, और जीवन स्तर में सुधार का जो है स्तर वो क्या हो गया, धीमा हो गया। इसके अलावा 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि स्टालिन की विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो स्टालिन के बारे में हम बताएं अभी, ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पढ़ेंगे तो स्टालिन का विदेश नीति का विशेषता क्या था। तो ये क्या करता था, समाजवाद की रक्षा करता था, शांति की नीति को अपनाए कर रखता था, साम्यवादी आंदोलन का क्या करता था, ये समर्थन करता था, सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना किया इन्होंने। और इसकी जो प्रमुख कदम और नीतियाँ थी वो नीतियाँ क्या था, तो राष्ट्र संघ में प्रवेश किया 1934 में, सामूहिक सुरक्षा नीति को बनाया, अनाक्रमण संधि को बनाया, जर्मनी सोवियत संधि बनाया, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। स्टालिन की विदेश नीति की कुछ उपलब्धियां भी है, उपलब्धियां यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और इसका जो विदेश नीति है उसका कुछ आलोचना भी हुआ, उस आलोचना को भी यहाँ पर लिखा गया है, क्या क्या आलोचना हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर कि सोवियत रूस में श्रमिक वर्ग की स्थिति एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास का विवेचना करना है। तो रूस की जो क्रांति हुई के बाद लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने श्रमिक वर्ग को राज्य की रीढ़ माना। सोवियत रूस में श्रमिकों की स्थिति क्या हो गई, स्थिति में सुधार करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। श्रमिक की स्थिति का बात करेंगे वहाँ पर, तो क्रांति से पूर्व रूस में श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब था। उन्हें कम वेतन दिया जाता था और लंबे टाइम तक उससे काम कराया जाता था। क्रांति के बाद शक्ति का बहुत ज़्यादा स्रोत दिखा करके उसको दबा दिया जाता था। राज्यों ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया तथा उत्पादन के स्तर को क्या किया गया, निजी में बदला गया। इसके अलावा 8 घंटे कार्य का जो काम है आंदोलन करके उसको 8 घंटे कर दिया गया। वेतन में वृद्धि किया तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा के भी नियम बनाए गए। बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयास किया गया और सभी को कम काम देने की नीति को क्या किया गया, अपनाया गया। ट्रेड यूनियन आंदोलन का जो विकास था, विकास को भी यहाँ पर लिखा गया है, विकास को भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग श्रमिकों के लिए राज्य की नीतियों और सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा स्थापित किया गया। वहाँ पर न्यूनतम वेतन तथा बोनस का भी व्यवस्था किया गया, ठीक है। इसके अलावा अवकाश, छुट्टी देने का, बाल देखभाल केंद्र तथा पेंशन की व्यवस्था भी क्या की गई, वहाँ पर लागू की गई, ठीक है। सीमाएं भी है, इसकी कुछ समस्याएं भी है, समस्याओं को भी लिखा गया है इसमें। अगला प्रश्न है कि सोवियत कृषि के सामूहिकरण की नीतियों के कारणों का प्रक्रिया का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो सोवियत रूस में सामूहिकरण की नीति 1928 से 1934 के बीच स्टालिन के द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। इसका एक ही उद्देश्य था, समाजवादी समाज के अनुकूल बनाना और औद्योगिकरण के लिए संसाधन को क्या करना था, जुटाना था। इसे जबरदस्ती लागू किया गया जिससे किसानों को क्या करना पड़ा, भारी कष्ट उठाना पड़ा। कारण क्या था इसका, कारण क्या था, तो औद्योगिकरण के लिए पूंजी की आवश्यकता होती थी, पहला। कृषि उत्पादन में ठहराव की जरूरत था, जो कुलक वर्ग का उन्मूलन किया गया, साम्यवाद की स्थापना की गई, अनाजों की आवश्यकता होने लगी वहाँ पर। इसके अलावा इसका जो प्रक्रिया था, प्रोसेस था, वो प्रोसेस किस प्रकार हुआ, 1928 में स्टालिन ने सामूहिकरण की घोषणा कर दी। किसानों को अपनी निजी भूमि और औजार सामूहिक रूप से कोल खोज में देने को क्या कहा गया। जिस किसानों ने विरोध किया उसे कुलक घोषित करके उनकी संपत्ति को क्या कर दिया, जब्त कर लिया गया। कुलकों को निर्वासित
या जेलों में भेज दिया गया। सरकार ने अनाज के लिए अधिग्रहण नीति को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ये कुछ कठोर नियम उठाए गए थे और जिसका परिणाम भी देखने को मिला और परिणाम को भी यहाँ पर लिखा गया है और उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है उस निष्कर्ष को भी यहाँ पर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सोवियत रूस में औद्योगिकरण के विकास एवं उसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों का विस्तृत रूप से क्या करना है, चर्चा करना है। तो सोवियत रूस का जब अगर बात करेंगे हम लोग, तो सोवियत रूस में औद्योगिकरण का विकास मुख्यतः स्टालिन ने ही नेतृत्व में लाया था। ठीक है, इसने क्या किया, पंचवर्षीय योजना को लाया, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया, राज्य को नियंत्रित करके रखा, बहुत सारा प्रयास किया इन्होंने। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया। आर्थिक प्रभाव क्या था, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या था, ये सारा कुछ लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत रूस की भूमिका एवं युद्ध के बाद रूस के पुनः निर्माण का वर्णन कीजिए। यदि ये PDF किसी को चाहिए तो PDF के लिए आपको ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8847857017, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे कुछ और 1-2 प्रश्न हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं आएगा और अगर आता भी है तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से क्या कीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद कर लीजिएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा।